हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज जो हम करने वाले हैं, जिसका सबको इंतजार था, वो है हमारा लिटरेचर पार्ट। यूपी बोर्ड से हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले आपका हिंदी साहित्य आता है। और हिंदी साहित्य में भी क्या आते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका गद्य, दूसरा पद्य। तो हम गद्य से शुरू करेंगे, देन हम पद्य का भी साहित्य पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने चैप्टर्स पर स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होता है हिंदी साहित्य, पहले उसको समझ लो। भाई साहित्य क्या होता है? जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड आप कुछ भी पुस्तक कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको दो तरह की चीजें मिलती हैं। एक मिलता है आपका गद्य और दूसरा मिलता है पद्य। और इन दोनों से मिलने वाली जो भी आपके पास पुस्तकें होती हैं, जो भी मटेरियल आपको पढ़ने को मिलता है, उन सभी को हम साहित्य कहते हैं। तो साहित्य क्या, क्यों पढ़ा जाता है, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये हिंदी साहित्य क्यों ही पढ़ना है। तो देखो, जब स्टार्ट हुआ था, जब आपको पता होना चाहिए कि आपकी हिंदी कब आई, किस तरह से उसका मतलब वो कैसे निकली, कहाँ से किस किस स्टेप में हमारी जो हिंदी है वो चेंज हो के आज हमारे पास इस रूप में है। तो इसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कौन सी चीज़ पहले आई, पहले गद्य आया या पहले पद्य आया। तो वो सारी बातें करेंगे। तो हिंदी साहित्य को सबसे पहले समझते हैं और उसमें हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे गद्य क्या है, ठीक है, गद्य क्या होता है उसको समझेंगे। उसके बाद पद्य क्या है वो समझेंगे। गद्य और पद्य में अंतर देखेंगे कि किस तरह से इनमें अंतर पाया जाता है, क्यों ये कब किससे एक दूसरे से अलग होते हैं। हिंदी गद्य का स्वरूप देखेंगे कि किस तरह से वो हमारे सामने आया, क्या क्या स्वरूप है, हम गद्य कैसे पढ़ेंगे, किस तरह की उसमें चीजें होती हैं, उसको देखेंगे। देन लास्ट में हम देखेंगे हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। उसके बाद आता है आपका हिंदी का सारा काल कि किस किस गद्य में कौन कौन से काल में कैसे कैसे हुआ था। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम ये सारी चीजें समझेंगे और इसी चीजों में कुछ कुछ जो बारीकियां हैं जिससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अंत में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो पूरा लेसन आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उन 5 क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ट्राई करना कि सभी के सभी बच्चे जो हैं इनके आंसर्स दें, क्योंकि पढ़ा हुआ होगा, पढ़ोगे और उसी टाइम आपको उसके आंसर्स देने हैं। तो ये सभी को करना है। हो सकता है इसी में से कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाएं, तो इसलिए इसको स्किप मत करना, इसको पूरा कंप्लीट देखना, देन आप उसके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं गद्य क्या है। एक और चीज, मैंने ये जितना भी कंटेंट लिया है वो आपकी बुक से रिलेटेड ही है, तो आपके पास जो बुक है आप उसी में से ही पढ़ना। ठीक है, दूसरी चीज, आपको हो सकता है काल में जो है आपको सन के अकॉर्डिंग कुछ कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन आप अपनी बुक को कंसीडर करके वहीं से ही सारी चीजें करना। आप गूगल पे सर्च करोगे आपको कुछ और मिलेगा, आपको आपकी बुक में कुछ और मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने बहुत अलग अलग अपने दिए हैं। तो पूरा डिफरेंस नहीं होगा, 2-3 साल का डिफरेंस मिल सकता है। तो आपको लगेगा कि हम कौन सा लें, गूगल वाला लें या हमारी बुक का लें, तो आप अपनी बुक से ही लेना, जो आपकी बुक में है आप वही सारे सन लीजिएगा, वही सारी चीजें कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि भाई हम यहाँ से लें या वहाँ से लें, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ना शुरू करोगे आपके सभी के ये क्वेश्चन आएंगे, मैम गूगल पे तो ये मिल रहा है, मैम उस बुक में तो ऐसा है। आपके पास जो आपकी बुक है आप उसी में से ही अपने सन लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं गद्य क्या है। तो गद्य क्या होता है? गद्य जो शब्द है उससे समझो कि गद्य जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो गद धातु और उसमें हमने क्या लगा दिया, यत प्रत्यय। तो गद्य क्या होते हैं? जब आप कोई भी चीज स्पष्ट करते हो, जब भी कोई चीज आप बोलकर सामने वाले को समझाते हो, ठीक है, वो होता है हमारा गद्य। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि होता क्या है। तो गद्य शब्द जो है वो गद धातु से मिलकर बना है और इसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है, हमारा यत प्रत्यय लगा हुआ है। और गद का अर्थ होता है बोलना, बतलाना, किसी चीज को एक्सप्रेस करना, किसी चीज को समझाना, उसको हम क्या कहते हैं, गद कहते हैं। ठीक है, तो आप जब भी कोई बात बोलोगे, बोल के कोई चीज समझाओगे, तो वो क्या हो गई, गद्य हो गई। आपके कोई विचार हैं, अब वो सामने वाले को आप बोलना चाहते हो, तो अपने विचारों को आप ऐसे तो नहीं है कि गा के बताओगे,
या कुछ विचार करके बोलोगे। आपको जो आपके माइंड में आता है वो सामने वाले को बात बोल देते हो, और आपने जो बात बोली है वो उसको वैसी की वैसी समझ में आ जाती है, तो हाँ भाई बोलचाल हो गया, हमने अपनी बात को सामने वाले को कह दिया। तो यही होता है गद्य का काम, कि क्या है, ये गद्य का लक्ष्य जो होता है वो विचार और भावों को सहज, ठीक है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सहज, आराम से, सरल, बहुत ही इजी वे में एवं सामान्य तथा सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करता है। बिल्कुल सामान्य होता है, और सामान्य में आप कोई भी जो भी बात कहना चाहते हो, जिसमें कुछ आपका एम है, कोई बात आप सामने वाले को बोलना चाहते हो, आप उसको वैसे ही बिल्कुल सरल भाषा में अपनी बात बोल देते हो, उसे हम कहते हैं गद्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन 8 बोलियों का हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। मतलब जब हिंदी गद्य चल रहा था तो इसमें कौन कौन सी भाषाओं को मिलाया गया था? तो वो भाषाएं हैं आपकी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिसमें आपको ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। तो ये कुछ भाषाएं जो थी वो आपके हिंदी साहित्य में सबसे पहले गद्य में ये भाषाएं शुरू हुई थी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी गद्य साहित्य जो है उसके प्राचीनतम प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वो है राजस्थानी और ब्रज भाषा। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, जब भारतेंदु युग आया था तो भारतेंदु युग से पहले कुछ चलना शुरू हो गया था। मतलब भारतेंदु युग से तो बिल्कुल ये कहा गया था कि अब जो है हिंदी भाषा में जो गद्य जो है वो पार्ट आने लग गया है, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग है वो बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। जैसे आपके अगर लास्ट सिलेबस को अगर देखें तो वहां पर आपको शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये 2 युग आपको पढ़ने को मिले थे, लेकिन आपकी बुक में जो दे रखा है सारे युग दे रखे, तो हम भी सारे युग पढ़ेंगे, फिर चाहे कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो राजस्थानी और ब्रज भाषा जो है वो सबसे पहले शुरू हुई थी, मतलब वहां से आपका ये सारी चीजें स्टार्टिंग हुई थी। तो ये चीज स्टार्टिंग हुई थी तो भारतेंदु युग से पहले ही कुछ शुरू हो गया था, जिसको इन्होंने क्या कर दिया, एक अलग युग बना दिया, उसको कहा गया प्राचीन युग या फिर पूर्व भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग से आपको सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारे जो हैं वेरिएशंस मिलेंगे, जिनको उन्होंने सभी को मिला के किस में डाल दिया, प्राचीन युग में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि प्राचीनतम प्रयोग जो हैं वो किस भाषा में मिलते हैं, वो है राजस्थानी और ब्रज भाषा। क्लियर? तो ये है हमारे गद्य से रिलेटेड कुछ काम, कि गद्य के लिए आपको पता होना चाहिए कि गद्य होता क्या है। अगर आपसे कोई नॉर्मल लैंग्वेज में पूछ ले कि गद्य क्या होता है, तुम गद्य करते हो, गद्य होता क्या है, तो गद्य मीन्स जब आप कोई चीज बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सामने वाले को सीधे सीधे सरल शब्दों में अपनी बात बोल देते हो, वो कहलाता है हमारा गद्य। अच्छा, गद्य और पद्य कैसे अंतर करोगे? तो पद्य के लिए आपको समझना होगा कि पद्य क्या है। तो पद्य क्या होता है? पद्य जो है उसकी परिभाषा पहले देख लो कि पद्य, या जिसे हम काव्य भी कहते हैं, ठीक है, पद्य काव्य कुछ भी कह सकते हैं। पद्य या काव्य उस छंदोबद्ध एवं लयात्मक साहित्यिक रचना को कहते हैं जो श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि करती है। क्या होता है पद्य? पद्य जो होता है वो छंदोबद्ध होता है। छंदोबद्ध मीन्स जो हमने छंद पढ़े थे कि दोहा, चौपाई, सोठा, रोला, ये सारी चीजें मिलकर इस तरह से छंद बनते हैं। ठीक है, उनमें कुछ रूल्स लगते हैं, हमने देखा था कि दोहे में किस तरह से लगते हैं, फिर सोठा में लगते हैं, चौपाई में जो 16 मात्राएं लगती हैं। तो ये कुछ क्या होते हैं, इनके नियम होते हैं, तो छंदोबद्ध होते हैं। पद्य कैसे होंगे? हमेशा छंदोबद्ध होंगे। और इन छंदोबद्ध को हम कैसे बोलते हैं? लय के साथ, मतलब गाना गा के बोलते हैं। आप किसी भी दोहे को, चालीसा को, ठीक है, या आप सुंदरकांड का पाठ पढ़ते हैं, तो उन सबको हम कैसे पढ़ते हैं? हम ऐसे लेसन की तरह नहीं पढ़ते हैं, हम उनको थोड़ा सा लय में गा के पढ़ते हैं। तो इसको गा के पढ़ते हैं, लय के साथ पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है, जो श्रोता होता है, सुनने वाला होता है, या जो पाठक होता है, जो पढ़ने वाला होता है, उसको क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो वो होता है हमारा पद्य। तो आप अगर अपनी बात को किसी सामने वाले को बोलोगे तो क्या करोगे? अगर आप उसे गाना गा के बोलना चाहोगे, या जैसे शायरी की तरह बोलोगे, या गाना गा के बोलोगे, या किसी कविता के फॉर्म में उसको बोलोगे, तो आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा ऐसा बोलूं, शब्दों का ऐसा चयन करूं जिसमें वो राइमिंग वर्ड्स भी डलें
और जो मैं बोलूँ उसमें लय भी आए, जो भी मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सूदिंग लगे, सामने वाले को लगे कि हाँ मैं थोड़ा गा के बोल रहा हूँ, ठीक है, यही लगेगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ रहा है, इसमें आपको विचार करना पड़ रहा है, इसमें आपको छंद वंद डालने पड़ रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीजें, क्रिएटिविटी डालनी पड़ रही है। लेकिन जब आप गद्य की बात करते हो तो गद्य क्या करते हो, जो मन में होता है वो सीधा सीधा सामने वाले को बोल देते हो। उसमें आप ऐसे नहीं सोचते हो कि अरे मुझे इसमें शब्दों का चयन ये करना है, मुझे इसमें ये सारी चीजें बोलनी चाहिए थी, मुझे इसमें राइमिंग वर्ड्स डालने चाहिए थे। आप वो नहीं करते हो, आपको जो बात बोलनी होती है वो आप सीधे सीधे बोल देते हो। तो पद्य में क्या करना होता है, छंदोबद्ध होता है, मतलब उसमें रूल्स डालने होते हैं, छंद डालने होते हैं, और साथ ही साथ उसको लय के साथ गाते हैं, इसलिए उसको पद्य कहते हैं। अब गद्य और पद्य दोनों है। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई पहले कौन आया, है ना, तो पहले कौन आया उसका आंसर अभी हम ढूंढेंगे कि पहले गद्य आया या पहले पद्य आया। उससे पहले आपको गद्य और पद्य में दोनों में अंतर भी पूछा जाता है कि इसमें अंतर बताओ। तो आपको कोई एक अंतर, दो अंतर, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो हम इन दोनों के अंतर को समझ लेते हैं कि अंतर क्या है। सबसे पहले गद्य के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है, गद्य के विषय विचार प्रधान होते हैं। गद्य में क्या होता है, आप जो भी बोलते हो उसको आप सोच के बोल देते हो। भाई ये आपके मन में विचार आया, आपने उसको बोल दिया, ठीक है ना। आपके मन में बस विचार आया कि मुझे ये चीज बोलनी है कि यार तुम है ना ये काम सही नहीं करते हो, आपके मन में विचार आया और आपने बोल दिया। आपने कुछ नहीं सोचा कि मुझे इस तरह से डालना है, मुझे इसको सोच समझ के बोलना है, या मुझे कुछ चीजें इसमें ऐड करनी है, नहीं बोलते हो ना, या मुझे इसमें इमोशंस ऐड करने, आप सीधा जो आपके मन में आता है आप सामने वाले को फटाफट से बोल देते हो। लेकिन पद्य में क्या होता है, पद्य के विषय जो होते हैं वो भाव प्रदान होते हैं, इमोशंस होते हैं उसमें। आप जो भी चीज बोलते हो उसमें इमोशन डाल के बोलते हो। आप कोई किसी को शायरी बोल रहे हो, किसी को कविता बोल रहे हो, कोई आप चौपाई दोहा कुछ बोल रहे हो, तो आप उसमें क्या करते हो, भाव डालते हो। क्योंकि पद्य जो होता है उसमें आप शब्दों का लिमिटेड वर्जन रखते हो, आप थोड़े कम शब्द रखते हो और चाहते हो कि कम शब्दों में ही वो सामने वाला समझ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शब्दों का चयन ऐसा करना पड़ेगा जिसमें आपके इमोशंस हो, कि ताकि सामने वाला जो है वो अच्छे से उसको समझ पाए, है ना। तो यही चीज आती है कि ये क्या होता है, विचार प्रधान होता है, ये होता है हमारा भाव प्रधान पद्य, ठीक है। नेक्स्ट, गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन का अंकुश होता है, जबकि पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। गद्य जब हम करते हैं तो उसमें हम तर्क लगाते हैं, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, विवेक लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं कि भाई इसको इस तरह से करना है, इसको इस तरह से करना है, हम बहुत सारा दिमाग लगाते हैं ना। लेकिन जब आप पद्य की बात करते हो तब आप कैसे होते हो, एक बिल्कुल कल्पना वाले होते हो, सोचते हो मैं अगर इसको ऐसे करता तो ये होता, मतलब आप कुछ कुछ कल्पनाएं करते हो। जब आप किसी के ख्यालों में होते हो तब आप कुछ कुछ लिखते हो। तो ये सारी चीजें आप क्या करते हो, कल्पना में करते हो, सोचते नहीं हो, उसके लिए आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना होता है, आप अपने इमोशन को उसमें ऐड करके कुछ कुछ कल्पनाएं करके डालते हो। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा है, गद्य में यथार्थ, वस्तुपरक और तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है, जबकि काव्य में वर्णन जो है वो सूक्ष्म और संकेतात्मक होता है। यथार्थ यानी कि रियलिटी होती है, क्या चल रहा है लाइफ में, आप उससे रिलेटेड अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हो, सामने वाले को बताते हो। वस्तुपरक यानी कि ऑब्जेक्टिव होते हो, मतलब आपको पता होता है इसका क्या परिणाम मिलने वाला है, ये इसका फल किस पे पड़ेगा, आप ऑब्जेक्टिव बेस पे अपनी चीजों को लेते हो। तथ्यात्मक, आपके पास फैक्ट होते हैं, आप उनका वर्णन करते हो, आपको कोई चीज मिली है, उस चीज के मिलने का कारण क्या है, कहाँ से मिली है, आप ये चीज अपने गद्य में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। बट काव्य में क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म, एक तो पहली बात शब्दों का चयन ही सूक्ष्म मतलब बहुत कम करना है, और छोटी छोटी चीजों को आप बताते हो जिसमें बहुत बड़ा भाव होता है, प्लस संकेतात्मक होता है, यानी कि आप क्या करते हो, किसी चीज का संकेत, यानी कि इस चीज में ये वाली चीज मतलब इंडिकेट करने वाली जो बात होती है कि आप किसी की और इंडिकेट करते हो। होता है ना, जब हम कविता करते हैं तो उसमें लाइन कुछ और लिखी होती है, उसका अर्थ कुछ और निकलता होता है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो संकेत दे रहे होते हैं कि इससे आपको इससे रिलेट करना है। मीन्स ये सारी चीजें भाव के साथ होती है, कल्पना के साथ होती हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीजें, जबकि गद्य में आपको सारी चीजें क्लियर दिखती हैं, समझ में आ जाती हैं, जैसा लिखा है वैसा पढ़ना है, वैसा समझना है, ऐसा होता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे गद्य में क्या कह रहे हैं कि शब्द, अर्थ, वाक्य आदि सभी प्राय सामान्य होते हैं, बिल्कुल सामान्य होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं, जैसा शब्द होगा उसका वैसा ही अर्थ निकलेगा, और अगर वो वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो वाक्य भी आपको बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आ जाएगा, भाई इसका मतलब ये कहा जा रहा है। बट
पद्य में क्या होता है, अगर आपको कोई शब्द मिलता है, कोई अर्थ मिलता है, कोई वाक्य मिलता है, तो उसका क्या होता है, कुछ विशिष्ट अर्थ होता है। हम क्या करते हैं, आपको जो कविताएं मिलती हैं, जो आपको छंद मिलते हैं, जो भी चीज मिलती है, उसमें जो शब्द लिखा होता है उसका अर्थ क्या वही होता है। अर्थ तो आपका निकाल लोगे क्योंकि उससे कुछ 2-3 अर्थ निकल रहे होंगे। अब उस अर्थ के साथ आपको क्या करना होता है, आपको उसके साथ कुछ विशिष्ट अर्थ भी जोड़ने होते हैं। जैसे मान लो आपके नेचर से रिलेटेड होगा, तो वो नेचर क्या है, आपके खुद के ह्यूमन बीइंग के लिए होगा कि हाँ भाई आपको ऐसे से होना चाहिए। क्योंकि जो कविताएं होती हैं वो आपको मिलती हैं, तो क्या होता है, उसमें सिंपल नहीं होता है, उसका कोई ना कोई हमारे जीवन से अर्थ होता है, तो विशिष्ट अर्थ होता है, सिंपल अर्थ नहीं होता है। जैसा बोला है वैसा का वैसा ही एज इट इज होता है, ऐसा नहीं होता है। जो दे रखा है उसका अर्थ होता है, फिर उसका भी कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है। तो ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है। लेकिन गद्य में क्या होता है, गद्य में जो है सीधा सीधा है, इसको पढ़ो, इसको समझो, दैट्स इट, है ना। तो ये सारी चीजें आपको गद्य और पद्य के बीच में अंतर देखने को मिलता है। तो आप इसमें से आपको एग्जाम में 1-2 ही पूछे जाते हैं, आप कुछ भी इसमें से पढ़ सकते हो, या बुक्स में और भी 2-3 हैं आपके अंतर, लेकिन मैं इस तरह से अलग अलग दिखा दिया ताकि आप इजीली इसको लर्न कर पाओ। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं गद्य का स्वरूप। हिंदी गद्य का स्वरूप, स्वरूप मतलब कि उसका रूप कैसा है, कैसे कैसे आया, क्या क्या चीजें हुई उसमें, और बाकी सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि गद्य जो होता है वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना होती है। बिल्कुल वाक्यबद्ध होता है, वाक्य में बंधा हुआ होता है, विचारात्मक होता है, विचार किया हुआ कोई बात होगी उसको हम बोल देते हैं। हमारे मन में कोई विचार आया, हमने उसको बोल दिया, तो ये होता है हमारा गद्य का स्वरूप। अब इस गद्य के स्वरूप में क्या हुआ कि गद्य का स्वरूप जब देखा, जब पढ़ा, तो उसमें हमको एक चीज मिली कि भाषा शैली, क्योंकि अलग अलग लेखक थे। ठीक है, कवि हम कब यूज करेंगे, जब हम पद्य को पढ़ेंगे। तो जब अलग अलग लेखक थे, तो अलग अलग लेखक आए, तो हर किसी के लिखने का स्टाइल अलग होता है, हर किसी का अपना एक तरीका होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बहुत सारी भाषा शैली आने लगे, और भाषा शैली का भी क्या बना दिया, एक स्वरूप बना दिया कि भाई ये अलग अलग तरह की शैली है, अब इसमें एक कुछ कुछ कोटि डाल देते हैं। तो अलग अलग आए लेखक, उन्होंने अपना अपना कुछ कुछ वर्जन डाला, तो सबका लिखने का तरीका बहुत अलग अलग था। तो उसके आधार पर क्या हुआ कि भाषा की जो प्रकृति है वो व्यवहारिक तो होती है, साथ ही साथ क्या होती है, संवेदनशील भी होती है। ठीक है, भाषा की प्रकृति क्या होती है, बिल्कुल व्यवहारिक होती है, क्योंकि जैसा हम व्यवहार में करते हैं, जो हम अपने डेली लाइफ में जो भी चीजें करते हैं उससे रिलेटेड होती है। और उसी के साथ साथ ये क्या होती है, संवेदनशीलता की अपेक्षा क्या होती है, बौद्ध वृत्ति की प्रधानता होती है। संवेदनशीलता नहीं होती है, सेंसिटिव नहीं होती है। जो सेंसिटिविटी जो हमको कहाँ मिलती है, पद्य में मिलती है, वैसी नहीं होती है, क्योंकि इसमें बौद्ध वृत्ति होती है। हम सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं, अच्छा इसमें ये नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, हम अपना दिमाग लगा के वो सारी चीजें बताते हैं। तो ये संवेदनशील नहीं होती है कि हाँ हम कुछ इमोशन के साथ कोई चीज बोल के और उसको बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ये लॉजिक के साथ होती है, बौद्ध वृत्ति होती है। अतएव वर्णन, कथा, विचार, व्याख्या, अनुसंधान के लिए ये सर्वाधिक समर्थ और उपयुक्त माध्यम है। अब क्या हुआ कि ये इसमें पॉइंट ये इसलिए ऐड किया गया है कि मान लो गद्य पद्य दोनों चीजें थी, तो कोई चीज, अब आप ये सोचो, आपकी भूगोल, आपका इतिहास, आपके विज्ञान, ठीक है, और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो पद्य में क्यों नहीं है, गीता गाते हुए या ऐसे श्लोक में इस तरह से क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें आप ऐसे सेंसिटिविटी नहीं बताओगे कि अरे यार सेंसिटिव हो रहा है, इसमें ये चीजें होनी चाहिए, इसका कुछ और अर्थ निकलेगा, ऐसा नहीं। आप क्या करते हो, क्योंकि उसमें आपको सारी चीजें तर्क के साथ बतानी होती है, आपको आपका माइंड यूज करना होता है, दिमाग बताना होता है कि मैंने इस चीज में ये लॉजिक लगाया है इसलिए ये चीज आई है। तो इसलिए गद्य को ज्यादा प्रेफरेंस मिलना लगा। क्यों, क्योंकि बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए हमको बिल्कुल क्लियर रहना है, हमको ऐसे नहीं दिखाना है कि कोई चीज है, लिमिटेड है और उसको फिर इसको हम इतना एक्सप्रेस करके बोले। तो इसीलिए यहाँ पर हिंदी को क्यों दिया गया, हिंदी का स्वरूप जो है वो इस तरह से बना गद्य का, क्योंकि यहाँ पर कथा करना या किसी चीज का वर्णन करना है, किसी की व्याख्या करनी है, कोई अनुसंधान करना है, कोई रिसर्च करनी है, तो उसको आप कैसे करोगे, चाहे बोलने में बोलो चाहे लिखने में बोलो। आप बोल के बताओगे तो क्या बताओगे, आपने जो भी रिसर्च की वो आप बिल्कुल सीधा सीधा बोलोगे ना, भाई मैंने ये किया, ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसे बोलोगे। अब आप अगर उसको पद्य की तरह बोलना चाहोगे तो आप पहले सोचोगे, फिर उसमें लय वय ये सारी चीजें डालोगे, छंद वाली चीजें लोगे, कुछ ऐसे अलग शब्दों का प्रयोग करोगे, तो वो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इसीलिए गद्य का फिर क्या हुआ, ज्यादा
उसका प्रचलन होने लग गया। फिर सब लोग गद्य की तरफ अपना रुझान करने लगे कि नहीं यार, ये चीज़ जो है वो हमको ज़्यादा ईजी वे में सारी चीज़ें समझ में आती हैं, इसलिए हमारे जितने भी सब्जेक्ट थे वो इस लैंग्वेज में बनने शुरू हो गए। तो ये सर्वाधिक समर्थ और उपयुक्त माध्यम हमको लगने लगा, क्या, गद्य का। नेक्स्ट, आज महाकाव्यों का युग नहीं रहा, उपन्यासों का युग रहा है। अब महाकाव्य नहीं आते हैं कि जैसे पहले जो आते थे महाकाव्य, जैसे गीता वीता जो सब श्लोकों के साथ लिखी गई थी, लेकिन अब जो है महाकाव्य नहीं आते हैं, अब उपन्यास आते हैं, नॉवेल आते हैं, जिसमें सीधी सीधी कोई बात लिखी होती है। आप नॉवेल पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल आपको जो पढ़ोगे आप तो इतना डिटेल में लिखा होता है कि ऐसा लगता है वो सारे सीन हमारे सामने हो रहे हैं, हो रहे ना। तो वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जब हमने कोई चीज़ को बिल्कुल एक्सप्रेसिव करके बिल्कुल सारी चीज़ें से खोल के लिख के बता दी कि जैसा हमारे मन में चल रहा था वैसा वैसा हमने लिख दिया, तो सामने वाला भी जब पढ़ेगा तो उसको वैसा ही लगेगा, वैसे ही सिचुएशन लगेगी कि हाँ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मेरे सामने ही सब कुछ हो रहा है। तो अब कैसा युग हो गया है, उपन्यासों का युग है। पहले से पहले क्या था, महाकाव्यों का युग था, लेकिन आज क्या हो गया है, उपन्यासों का युग हो गया। क्लियर। तो ये था हिंदी गद्य का स्वरूप। अब इस हिंदी गद्य के स्वरूप के बाद आता है आपका हिंदी गद्य का विकास, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था, कि देखो भाई, सबसे पहले इसका पहला पॉइंट ही समझ लो, आपको उससे ही समझ में आ जाएगा। हिंदी गद्य का प्रथम विकास जो है वो सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गद्य का प्रथम विकास किस भाषा में हुआ, तो सामान्य बोलचाल। हमने सिंपल बातें बोली, उस बातों से बोल बोल के हमारे अंदर से कुछ कुछ भाषा निकली और वो हमने यूज करना शुरू कर दी। तो सबसे पहले सामान्य बोलचाल हुई। अब ये जब सामान्य बोलचाल हो रही थी तो सब कुछ लेखक जो हैं वो अपना अपना वर्जन डालते थे। भाई देखो, हर किसी के बोलने का तरीका अलग होता है, कुछ अलग शब्दों के साथ बोलते हैं, कुछ थोड़ा सा उसको क्रिएटिव तरीके से बोलते हैं। हर किसी के बोलने का स्टाइल बहुत अलग अलग होता है। आपको भी किसी के बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता होगा ना, कि भाई ये कितना अच्छे से बोलता है, मतलब इसकी बात ऐसी लगती है कि सुनते ही रहो, तब तक सुनते रहो जब तक कि जाए नहीं। तो ये बोलने का स्टाइल हर किसी का अलग अलग होता है। तो लेखक में भी ये सारी चीजें अलग अलग थी, कोई बहुत अलग तरीके से बोलता था। तो इस तरह से क्या हुआ, भाषा की कुछ क्या बन गई, कोटियां बन गई। क्या बन गई कि भाषा जो है इस तरीके से, अब कोई किसी चीज को बहुत डिटेल में बता रहा है ना, कोई किसी चीज को वर्णन करते हुए बता रहा है, कोई किसी चीज का व्याख्या कर रहा है, कोई किसी चीज को लय तरीके के साथ बोल रहा है कि भाई मैं तो इसको इस तरीके से बोलूंगा। कोई जैसे अपन गाने देखते हैं उसकी तरह बोलता है। अब गाने में ऐसा तो नहीं होता है कि बिल्कुल राइमिंग वर्ड्स होते हैं, किसी किसी में नहीं भी होते हैं ना। तो फिर ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से बहुत अलग अलग भाषाओं में बोलने लग गए। उसकी वजह से क्या किया गया कि भाषा के रूपों के विकास की दृष्टि से भाषा शैली को तीन कोटियों में बताया गया। आपको कहीं कहीं 4 कोटियां भी मिलेंगी, लेकिन 3 ही पढ़ना, क्योंकि बुक में 3 है तो आप 3 ही लिखना। 4 भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, 4 भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपकी बुक को ही कंसिडर किया है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाऊंगी, ताकि आप उलझो नहीं कि अरे इसमें तो ये था, इसमें ये है। बुक है आपके पास, आप बुक को ही सही मान के उसी को ही पढ़ो, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 कोटियां बनाई गई। कौन कौन सी थी वो, पहली थी वर्णात्मक। वर्णात्मक यानी कि जब हम किसी चीज का वर्णन करते हैं। अब वर्णन करने के लिए आप क्या करते हो, किसी चीज का इतिहास का वर्णन करते हो, है ना। कोई चीज कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से चली, कहाँ चली, किस किस तरह से चली, आप उस चीज का पूरा वर्णन करते हो। या किसी की जीवनी बता रहे हो कि पहले वो ऐसा था, फिर उसने ये अचीव किया, फिर उसने पढ़ाई की, फिर वो यहाँ गया, तो ये भी क्या है, किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हो। यात्रा, जब आप कहीं यात्रा करने जा रहे हो, वहाँ से जब आप आते हो तो यात्रा के बारे में आप बता रहे हो कि पहले मैं इधर से यात्रा करी, फिर वहाँ गया, फिर उधर से वहाँ गया, फिर ये गया। तो मतलब आप पूरा चीज़ों का वर्णन कर रहे हो। तो पहला था वर्णात्मक। दूसरा था विवेचनात्मक। विवेचनात्मक मतलब कि आप उस चीज का विवेचन करके बता रहे हो, जैसे विज्ञान के बारे में कि कुछ आपने उसमें रिसर्च करी, कुछ बताया। फिर सौंदर्य शास्त्र, भाई सौंदर्य के बारे में कुछ चीजें आपने क्या करी, खुद अप्लाई करके देखी, ये चीजें करके देखी कि हाँ इसमें ये चीजें आती हैं या नहीं। फिर आलोचना। आलोचना यानी कि आप किसी बात के बारे में बोल रहे हो, सामने वाले से क्या हुआ, उसके बारे में विपक्ष में कुछ बातें आई, फिर आपने उस पर कुछ आप होमवर्क करके, आप जैसे मान लो 2 लोग हैं, 2 लोग किसी के बारे में बोल रहे हैं कि एक पक्ष में एक विपक्ष में, तो दोनों क्या करके आते हैं, दोनों एक होमवर्क करके आते हैं ना, तैयारी करके आते हैं
कि भाई ये अगर ये बोलेगा तो मैं इसके बदले में ये आंसर बोलूंगा, अगर मैंने ये आंसर बोला तो इसी में से कोई क्वेश्चन उठ के आ सकता है जो मुझसे पूछा जा सकता है, तो आप फिर उसका रिप्लाई करोगे। तो आलोचना में भी क्या, आप पहले से ही कुछ कुछ करके रिसर्च करके आ जाते हो। दर्शन, जब आप किसी चीज का दर्शन बताते हो कि भाई यहाँ जाना चाहिए, इस तरह से ये चीजें करनी चाहिए, या ऐसी ऐसी चीजें आने वाली हैं, तो उसके लिए भी आप क्या करते हो, पहले से ही रिसर्च करना शुरू करते हो। तो ये विवेचनात्मक होता है। नेक्स्ट है भावात्मक। भावात्मक में क्या आता है, कोई निबंध, कौन सा निबंध, जैसे लयबद्ध निबंध या फिर गीत या कोई नाटक जिसमें आप बहाव डालते हो, अपने इमोशंस डालते हो। तो जब आप इमोशंस डालते हो तो उससे रिलेटेड जब आप कोई चीज करते हो, जैसे आप गीत, तो गीत ऐसे नहीं गाओगे ना, लयबद्ध गीत गाओगे तो क्या करोगे, आप उसमें अपने इमोशन डालोगे। गाना जो आता है वो कैसे होता है, उसमें कुछ इमोशन होते हैं ना। आप गाना सुन लो, आपको ऐसा लगता है क्या किसी ने कथा सुना दी है, नहीं ना, आपको क्या लगता है, अरे मजा आता है, जब सुनते तो मजा आता है, अच्छा लगता है, तो वो इमोशंस होते हैं हमारे। नाटक, जब आप नाटक करते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें भी इमोशन होते हैं, जितने भी पात्र होते हैं सबको उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर इमोशंस डालने होते हैं, तभी वो नाटक को अच्छे से कर पाता है। तो ये चीजें। निबंध, जब आप किसी के बारे में लिख रहे हो तो आप क्या करते हो, आप अपने अंदर, मान लो आपको जैसे कोरोना वायरस पे आपको निबंध लिखना था, तो क्या हुआ, आपने वो चीजें फील की तो ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे, है ना। जैसे होली, तो होली पे निबंध लिख रहे हो तो होली आपने खुद ने वो फील की, आपने वो सारी चीजें कर रखी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग निबंध लिख पाते हो। आपको अनुशासन के लिए कहा जाता है, तो अनुशासन भी आप खुद से इमोशंस डालते हो कि अरे यार अनुशासन ऐसा होना चाहिए, जो होना चाहिए, तो आप उसकी तरह लगाते हो। तो ये भाव होता है। तो इस तरह से भाषा के रूपों को उन्होंने क्या कर दिया, कोटियों में डिवाइड कर दिया, और इस तरह से आपको 3 कोटियां मिल गई। एक और कोटि भी डाल देते हैं जो आपको देखने को मिल जाएगी, अगर आप सर्च करोगे तो आपको चौथी मिलती है विवरणात्मक, लेकिन आपकी बुक में नहीं है तो हमने 3 ही ली हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हिंदी गद्य है उसका आविर्भाव कहां से हो, मतलब वो कहां से आई, सबसे इंपॉर्टेंट कि आई कहां से, भाई हिंदी गद्य जो है वो आया कहां से। तो उसी के लिए सबसे पहली चीज क्या कही गई है कि हिंदी भाषा के साहित्य में पद्य का अवतरण गद्य से पहले हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपसे पूछा जाए या आपको कहा जाए कि भाई क्या है, कैसे, कौन आया, गद्य आया पद्य आया, तो सबसे पहले क्या आया, पद्य आया, है ना। पद्य आया, क्यों आया, उसके कुछ कारण थे, बहुत सारे कारण थे, प्राचीनतम कारण थे। और वो कारण में पहला कारण क्या था, पहला कारण था कि भाई लोगों के लिए बहुत सरल होता था। क्यों, क्योंकि लोग जो हैं वो लयात्मक जो है, गाना गा के चीजों को सुनना, याद करना, समझना उनको अच्छा लगता था, उनको बहुत अच्छा लगता था कि भाई कोई चीज हम लय के साथ बोल रहे हैं तो उनको आनंद आता था, सुनने वाले को भी आनंद आता था, बोलने वाले को भी आनंद आता था, और दोनों इन चीजों को एंजॉय करते थे। इसीलिए पद्य को सबसे पहले आया, और पद्य में क्या हुआ कि लोग इसको एंजॉय करते थे, तो उनको इन चीज की कमी नहीं लगती थी, कि अच्छा लगता था कि कम से कम शब्दों में हमें बोलना है और क्या करना है, इसको कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे। दूसरी चीज, याद करना बहुत आसान था, कंठस्थ कर लेते थे, ठीक है। लयात्मक होता था, इजी होता था, बोलने में अच्छा लगता था, इसलिए आनंद लगता था, आनंद लगता था, और उसको कम शब्दों में होता था। जैसे आपको कोई गाना बोले, आप गाना याद कर लोगे। आपको कोई निबंध बोल दे कि ये 4 पन्नों का निबंध है, या 1 पन्ने का ही निबंध बोल दे कि ये 1 पेज है, इसका आपको निबंध याद करना है, आपसे निबंध नहीं याद होगा, लेकिन गाने अगर 2 पेपर का होगा आपको वो याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें मजा आता है, उसमें आनंद आता है। हमको गाने के लिरिक्स कितने बढ़िया से याद हो जाते हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन के आंसर्स याद नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि हमको वो लय वाली चीज है वो हमको कंठस्थ हो जाती है इजीली, हम उसको आराम से याद कर लेते हैं, लेकिन हम गद्य वाले पार्ट को नहीं याद कर पाते हैं। तो पहली चीज तो क्या थी कि भाई ये एक कारण था। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था कि वहां पर साधन नहीं थे, किसके, टंकण मुद्रण के, कि भाई कोई चीज टाइप करके रख लें, या आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई डेटा इकट्ठा कर लो, लिखने उखने का इतना ज़्यादा नहीं होता था कि इसको कहाँ पर सेव करके रखें, टाइपिंग वाइपिंग कैसे करें। अब जैसे अभी तो बुक्स जो हैं वो लिखते थोड़ी हैं, सीधा टाइप हो जाती है ना। आप कोई चीज़ लिखो, उसकी 10 कॉपी 4 कॉपी, कितनी भी आप कॉपी, जितनी भी कॉपी बनवाना चाहो ईजिली बन जाती है। लेकिन पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। अब जब ये नहीं होती थी तो क्या करते थे, सोचते थे कि कम से कम लिखें ताकि इजीली वो हमको अवेलेबल भी हो जाए, हमको याद भी हो जाए, हमको समझ में भी आ जाए। तो इसीलिए पद्य को दूसरा पार्ट जो था, दूसरा पॉइंट जो था वो टंकण नहीं होने, टंकण मुद्रण लिपि नहीं, टंकण मुद्रण नहीं होने का, लिपि नहीं, टंकण मुद्रण नहीं होने के कारण जो है वो इसका थोड़ा सा ज्यादा चलन था। फिर क्या हुआ, इसको तीसरा पॉइंट दे देते हैं ना। फिर क्या हुआ
ऐसा हुआ कि भाई अब ये जब ये पद्य चल रहा था तो फिर गद्य कैसे आया? तो गद्य जो है वो इस तरह से आया, जब विदेशी लोग जो थे वो जब यहाँ आए भारत में, तब क्या हुआ कि ये जो भाषा है उनकी भाषा और हमारी भाषा में क्या हुआ, थोड़े थोड़े से चेंजेस होने लगे। और जब ये चेंजेस हुए तो नई नई हमको विचारधाराएं मिली, नए नए हमको तरीके मिले, अपनी बात को नए तरीके से बोलने में हमको कुछ कुछ चीज़ें बनी। तो उन सब चीज़ों से क्या हुआ, हम खड़ी बोली बोलना शुरू कर दी हमने। खड़ी बोली यानी कि जो हम सिंपल भाषा में भी बोलते हैं, बोलचाल सिंपल वाली, उसको खड़ी बोली बोला जाता है। तो उस तरह से लोगों ने इसको स्टार्ट किया बोलना। जब स्टार्ट किया बोलना तो ये इजी लगने लग गया। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो है हमको इजीली सामने वाले को समझाना आ गया। चलो याद नहीं करना, लेकिन हमको समझाना आ गया। और नई नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गई तो उससे हमारे टंकण मुद्रण वाला जो पॉइंट है ये भी क्लियर होने लग गया। तो इस तरह से हमारा गद्य जो है वो फॉर्म में आने लगा और धीरे 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 इसकी स्टार्टिंग हो गई। कब से स्टार्टिंग हुई वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हिंदी गद्य का आविर्भाव यानी कि हिंदी गद्य जो है वो कब से शुरू हुआ? वो हुआ था आपका 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल से। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे आपका साहित्य अभी हो या आने वाले कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, वहाँ पर आपसे ये चीज़ें पूछी जाती है ना। तो इसलिए आज पढ़ो, आज के आज ही इसको कंप्लीट कर लो। तो हिंदी गद्य का आविर्भाव जो है वो 19वीं शताब्दी से मिलता है। वैसे तो 10वीं शताब्दी भी बोलते हैं, 13वीं शताब्दी भी बोलते हैं कि यहाँ से भी थोड़ा सा मिल रहा है, लेकिन आप 19वीं शताब्दी जो है वहाँ से ही रखेगा कि 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल से ही ये हिंदी गद्य हमारे आने लग गया कि हाँ भाई अब से जो है वो गद्य को भी इंपॉर्टेंस मिलने लगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको इरेज कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है कि हिंदी गद्य जो है उसके प्राचीनतम प्रयोग हमको पता ही है कि भाई राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। राजस्थानी गद्य हमें 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टे परवानों, टीकाओं और अनुवाद ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हिंदी जो राजस्थानी गद्य है, दो गद्य हैं, एक राजस्थानी एक ब्रज भाषा, है ना। तो दोनों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थानी गद्य जो है वो कब शुरू हुआ। तो उसका जो स्टार्टिंग है वो 10वीं शताब्दी के दान पत्रों और पट्टे परवानों, टीकाओं और अनुवाद ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। मतलब ये कुछ कुछ चीजें थी जहां से हमको राजस्थानी गद्य जो है वो देखने को मिला, राजस्थान की जो भाषा है वो हमको देखने को मिली। तो यहाँ से देखना स्टार्ट हुआ। दूसरी चीज, अब जो ब्रज भाषा थी, तो ब्रज भाषा का गद्य जो है वो हमको कहाँ मिला? वो हमको मिला संवत 1400 विक्रम के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि राजस्थानी गद्य जो है उसका प्रादुर्भाव कब हुआ या उसको कब बताया गया। तो वो कहाँ से बताया गया? तो 10वीं शताब्दी में। कहाँ से, किस किस चीज़ों से मिलते हैं उसके ये सारे चीज़ें? तो एक दान पत्रों, पट्टे परवानों, टीकाओं या अनुवाद ग्रंथों से। ब्रज भाषा के लिए पूछा जा सकता है कि कब हुआ था? तो 1400 संवत 1400 विक्रम। तो यहाँ से आपके इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जिनको आपको समझना है। क्लियर? तो ये था हमारा क्या, हिंदी गद्य का आविर्भाव कि कहाँ से आया, कैसे शुरुआत हुई। तो पहले पद्य था, उसके बाद गद्य आया। अब वो गद्य में कौन सी स्टेप पे कब क्या क्या हुआ वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। 19वीं शताब्दी से आपको याद रखना है कि 19वीं शताब्दी से इसको माना जाता है। 13वीं भी शताब्दी दे रखी है, 10वीं भी दे रखी है, लेकिन स्टैंडर्ड जो नाम बोला गया है वो 19वीं शताब्दी से कहा गया कि यहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। नेक्स्ट, अब इसके हिंदी गद्य के कुछ काल हैं जिनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है आपको पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग, यानी जब भारतेंदु युग आया तो उससे पहले पहले ही शुरुआत हो चुकी थी गद्य की। तो जब वो पहले शुरुआत हो चुकी थी तो उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा था इसको क्या युग दे, तो उसको प्राचीन युग दे दिया, या कोई इसे क्या कहता है, पूर्व भारतेंदु युग भी कहता है। इसकी समय सीमा जो है वो पूरी तरीके से डिस्कस नहीं है, लेकिन हम आने वाले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है भारतेंदु युग। आप भारतेंदु युग टाइप करेंगे, आपको बहुत जगह पे अलग अलग वेरिएशंस मिलेंगे, लेकिन आप बुक को ही कंसिडर करना। तो बुक में आपको 1815 टू 1885 दे रखा है, तो आप यहीं से ही लेना। नेक्स्ट आता है आपका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1900 से 1920 में है। शुक्ल युग, जिसको छायावादी युग भी कहा जाता है, और वो माना जाता है 1919 से 1938 ईस्वी तक।
इसमें आपके 2-3 ईयर्स का डिफरेंस हो सकता है, आपको गूगल पे थोड़ा अलग मिलेगा, 1920 से मिल सकता है, यहाँ पे 1940 मिल सकता है, तो ऐसा थोड़ा बहुत चेंजेस, 2-3 साल का चेंजेस हो सकता है, वो चल जाएगा ना। नेक्स्ट आता है शुक्लोत्तर युग, जिसको क्या बोलते हैं, छायावादोत्तर युग। तो ये सारे युग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, किस युग में क्या क्या हुआ था, उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, और तीसरा इसके लेखक कौन थे और उनकी रचनाएं क्या थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जाएगा। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो युग होंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें पूछा जाएगा कि इसके कहानीकार के दो, जैसे बोला जाएगा कि द्विवेदी युग के कोई दो कहानीकारों के नाम लिखिए, तो हम उन सभी चीज़ों को समझेंगे कि भाई कहानीकार कौन, अच्छा ये उपन्यासकार कौन, अच्छा ये इनके नाम, अच्छा ये, तो उनकी विशेषताएं पूछा जा सकता है। भारतेंदु युग की कोई 2 विशेषताएं बताओ, तो वो हम उसको समझेंगे। द्विवेदी युग की बता दो, 2 बता देंगे। शुक्ल युग की बता दो भाई कितनी 2 विशेषताएं बता दो, 2 विशेषताएं बता देंगे। अच्छा शुक्ल युग के किन्हीं 2 कवियों का नाम, उनकी रचनाओं के नाम लिखो, तो आप वो बताएंगे। मतलब इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, तो हम पूरा अच्छे से सिस्टमेटिक इसको पढ़ेंगे ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इजीली उसको कर पाएं कि भाई हाँ इस युग की ये विशेषताएं हैं, यहाँ से ये चीज़ आई थी, और इनको किन किन अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके लिए क्या है, क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है, गद्य और पद्य में कोई एक अंतर लिखिए, तो आपको एक अंतर लिखना है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें किस भाषा में मिलते हैं, इसका आपको आंसर लिखना है। हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ था, आपको वो लिखना है। ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात किस वर्ष में हुआ था, आपको वो बताना है। भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य की कितनी कोटियां उपलब्ध हैं, आप उसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स जो हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, क्वेश्चन मत लिखना, आंसर नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखना। मैं सभी का चेक करूंगी, सभी को लाइक भी दूंगी। तो ये आपका आज का होमवर्क है, और जो आज पढ़ा है उसको अगर आप चाहो तो अगर नोट्स की तरह कहीं लिखना चाहो, क्योंकि वैसे तो सारी आपकी बुक में है, लेकिन आप इसको बहुत शॉर्ट तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो अपने अलग से नोट्स भी बना सकते हो। नोट्स भी मिलेंगे आपको, लेकिन हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाए हुए उनकी बात ही अलग होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।